नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईएस एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो दोस्तों, इस टॉपिक से पिछली बार जब रीट का एग्जाम हुआ था तब भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इस बार भी जो रीट का एग्जाम होने वाला है 25 अप्रैल को प्रस्तावित डेट है, हो सकता है डेट बढ़ भी सकती है, उसमें भी इनमें से एक क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक्ट होती क्या है, किस लिए ये उपयोग में की जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो अधिनियम है वो 6 से लेकर के 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु ये नियम बनाया गया है। भारतीय संसद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बिल पारित किया जिसे हम बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसे लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बिल के नाम से भी इसको आरटीई एक्ट 2009 को जाना जाता है। तो दोस्तों, 4 अगस्त 2009 को इसको संसद में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। उससे पहले इसे राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित किया गया। तो दोस्तों, 2 दिनांक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है। पहली बात ये कि इसे राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया, तो ये है 20 जुलाई 2009, और लोकसभा द्वारा इसको 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 45 में इसका पूरा उल्लेख किया गया है, कैसे कब क्या होता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए ये भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून है। इसे राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को तथा लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। और इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो अधिनियम है, एक्ट है, वो 6 से लेकर के 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं के लिए लागू होती है। यानी कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बालक बालिका है उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराना इस नियम का महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी बात, अगर बच्चा विकलांग है तो उसकी जो उम्र है वो चेंज हो जाती है, वो हो जाती है 6 से लेकर के 18 वर्ष तक। तो दोस्तों, हमको ये ध्यान रखना है कि आरटीई क्या होता है। आरटीई क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। ये एक अधिनियम है और जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है। अब दोस्तों, जानते हैं, एक क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाता है कि इस नियम का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में किया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो अनुच्छेद 45 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपको अंडरलाइन दिख रही है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो 3 बातें ध्यान रखनी है। ये किस उम्र के बालक बालिकाओं पर लागू होता है, तो हमारा आंसर होगा 6 से लेकर 14 वर्ष के बालक बालिकाओं पर। और ये राज्यसभा द्वारा कब लागू किया गया? 2020 जुलाई 2009 में। लोकसभा द्वारा कब लागू किया गया? 4 अगस्त 2009 को। और इसको दूसरा नाम है इसका, वो है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल, इसका नाम है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो नियम है वो आर्टिकल 21A के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार को क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया। यानी कि जो हमारे मूल अधिकार है उनमें आर्टिकल 21A के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो मूल अधिकार है वो आर्टिकल 21A के अंतर्गत है। यह जो कानून बनाया गया था, इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि शिक्षा को सब जगह फैलाना है। कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे। 6 से लेकर 14 वर्ष का जो भी बालक बालिका है उसको पूर्णतः अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। यानी कि पूरे भारत देश में ये जो अधिकार है वो अप्लाई हो गया 1 अप्रैल 2010 से। कई बार पेपर में पूछा गया है, 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके।
भारत शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश है। यानी कि मौलिक अधिकार, जो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, वो भारत ने लागू किया था। वो भारत विश्व का 135वां देश है। जबकि शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का प्रथम देश है, वो है प्रसा। तो प्रथम देश कौन सा था मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को घोषित करने वाला? प्रसा था। और भारत जो है, भारत का जो स्थान है वो 135वां है। ये जो अध्याय है, आरटीई में कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं और 1 अनुसूची शामिल है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आरटीई में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची शामिल होती है। अब दोस्तों जानते हैं इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, यानी कि इस अधिनियम में क्या क्या मुख्य बातें हैं, 21 में से 21 प्रकार का क्वेश्चन बनता है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा जिसकी कोई विधानसभा नहीं है, उसमें स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में केंद्रीय सरकार उत्तरदायी होगी। यानी कि जिसमें कोई विधानसभा नहीं है, उसमें इसको अप्लाई करने का काम केंद्रीय सरकार करेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करेगी। दूसरा पॉइंट है इसमें 1 अप्रैल 2010 से यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह से, उन्होंने अनुमोदन मात्र से ही ये अस्तित्व में आ गया। उन्होंने अप्रूवल कर दिया था और उस अप्रूवल से ही ये अस्तित्व में आ गया। प्रधानमंत्री के संबोधन मात्र से ही अस्तित्व में आने वाला यह भारत का पहला अधिनियम है। केवल संबोधन मात्र से ही अस्तित्व में आ गया था, इसलिए यह भारत का ऐसा पहला अधिनियम होता है। अगला है अनामांकित एवं शाला से बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। इस नियम के अनुसार ये बताया गया है कि अनामांकित यानी कि जिसका नामांकन नहीं है विद्यालय में, एवं शाला से बाहर, जो शाला से बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी, उनको स्पेशल प्रशिक्षण यानी कि स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी होगी। अगला पॉइंट है किसी राज्य में स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में राज्य सरकार उत्तरदायी होगी। यानी कि जिस राज्य में यह नियम फॉलो किया जा रहा है उसमें राज्य सरकार का संपूर्ण जिम्मेदारी होगी, संपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की होगी। अगला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य पूर्णता सुनिश्चित करना होगा। इसके अंतर्गत विकलांग बालकों हेतु आयु वर्ग सीमा 6 से 18 वर्ष सुनिश्चित की गई है। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है, जो विकलांग बालक हैं उनके लिए जो आयु सीमा है वो 6 से लेकर 18 वर्ष तक की गई है, जबकि सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक निश्चित की गई है। अगला है प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकरण करना है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, यानी कि प्रत्येक के बच्चे के पास शिक्षा पहुंचनी है, निःशुल्क एवं अनिवार्य। तो ये पहली से लेकर 8वीं तक की शिक्षा फ्री एवं निःशुल्क होगी। दूसरी है निजी स्कूल में भी कैपिटेशन फीस एवं प्रवेश के लिए स्क्रीन प्रतिबंधित रहेगी। यानी कि निजी जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें भी ये आरटीआई नियम लागू होगा। उसमें क्या होगा कि प्रत्येक क्लास की 25% सीटों पर आरटीई नियम के तहत एडमिशन होंगे। उसका जो पैसा है, प्राइवेट स्कूलों को जो पैसा मिलेगा वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराएगी। अगला है विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार उत्तरदायी होगी। यानी कि विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र में जो विद्यालय हैं उसमें उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसमें इस नियम को अनुपालना करानी है और उसका संपूर्ण जो पैसा होगा वो प्राइवेट स्कूलों को देना है। अगला है बालकों को शारीरिक दंड देने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। इस नियम में बालकों को ना तो आप कोई शारीरिक दंड दे सकते हो, ना कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हो। इस नियम में यह पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगला है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से तात्पर्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग है। यानी कि इस नियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण का गठन किया गया है, जिसमें बालकों के अधिकार संरक्षण पूर्णतः किए गए हैं। यानी कि बालकों को अगर किसी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना या शारीरिक दंड दिया जाता है तो बालक राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग में अपना रिपोर्ट लिखवा सकता है। प्रत्येक शाला विद्यालय हेतु न्यूनतम कार्य दिवस एवं शिक्षण के घंटे निर्धारित रहेंगे। यानी कि प्रत्येक विद्यालय हेतु न्यूनतम कार्य दिवस कितने होंगे और सप्ताह में कितने घंटे शिक्षण के होना चाहिए वो भी निर्धारित रहेगा। अमूमन प्राइमरी स्कूल के लिए 200 दिन साल में होते हैं और 6वीं से 8वीं तक 220 दिन साल में निर्धारित किए गए हैं। सप्ताह में कुल 45 घंटे निश्चित किया गया है, 45 घंटे अध्ययन होना चाहिए। दुर्बल वर्ग के बालक जैसे माता पिता संरक्षक बालक है जिसकी वार्षिक आय सरकार द्वारा अधिक सूचना द्वारा निश्चित सीमा से कम हो, यानी कि इसमें गरीब तबके के लोग आते हैं जो
उसकी जो वार्षिक आय है वो सरकार द्वारा निश्चित की गई उससे कम हो गई तो उसमें वो एडमिशन मिल सकते हैं। इस नियम के अनुसार शिक्षक छात्र के अनुपात के अनुरूप शिक्षकों की व्यवस्था 6 माह में सुनिश्चित करनी होगी। अगर किसी विद्यालय में सीट खाली है तो उसमें जो शिक्षक की व्यवस्था है वो 6 माह में सुनिश्चित करनी होगी। अनुवीक्षण प्रक्रिया तात्पर्य किसी अनिश्चित पद्धति से भिन्न दूसरे मानदंड में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति होगी। इस नियम के तहत अध्यापकों को गैर शिक्षकीय कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इस नियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इस नियम के तहत अध्यापकों को गैर शिक्षकीय कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जैसे घर घर जाके सर्वे करना, कई काम होते, पोलियो की दवाई पिलाना, इन जैसे कामों में नहीं लगाया जाएगा। संरक्षण से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से जिसकी देखरेख तथा संरक्षण में वह बालक है। अगला है, इस नियम के तहत हर 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और हर 2 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है, कक्षा 1 से 8 तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा तथा 8वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र सभी बालकों को प्रदान किया जाएगा। साथ ही कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट शिक्षक नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक किसी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा सकता है और कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। दूसरी बात कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल होना चाहिए और 2 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्कूल से तात्पर्य हमारा 6 से 8 तक है, प्राइमरी स्कूल से 1 से 5 तक है। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि इसके क्रियान्वयन पर जो राशि खर्च होगी उसका 65% केंद्र सरकार वहन करेगी और 35% राज्य सरकार वहन करेगी। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, 65% केंद्र सरकार और 35% राज्य सरकार का इसमें सरकार का जो खर्चा होगा वो इसको वहन करेगी। यानी कि 65% जो राशि है वो केंद्र सरकार देगी और 35% राशि है वो राज्य सरकार देगी। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो राज्य हैं उनमें 90% केंद्र सरकार और 10% स्थानीय सरकार खर्च करेगी। इस अधिनियम के तहत विद्यालय के विकास के अनुदान एवं व्यय का उत्तरदायित्व यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन होगा। इस नियम के तहत एसएमसी का प्रत्येक विद्यालय में गठन होगा। इस समिति में कुल 15 सदस्य होंगे जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और अन्य 12 सदस्य होंगे। इस समिति में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसमें 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होगी, बालकों पर केंद्रित होगी। प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होगी, यानी स्थानीय भाषा में उसे शिक्षा उपलब्ध करानी है। उच्च प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा या राज्य भाषा भी हो सकती है। दूसरी बात, अगर छात्र और शिक्षक का अनुपात देखें तो प्राथमिक विद्यालय में 1:30 यानी कि 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक का होना अनिवार्य है और उच्च प्राथमिक स्तर पर यह 35:1 यानी कि 1 शिक्षक पर 35 बच्चे होना अनिवार्य होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रीड की किसी भी प्रकार की खबर के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। तो जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।